हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप्सो। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर है, बट इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता होगा तो आगे वाले चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझ के अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे भी आते रहें। सो अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री में ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आगे जाके आपके बहुत ज्यादा यूज होंगे, तब कोई बताएगा नहीं, तो इसीलिए उनको स्टार्टिंग से जान के चलना अच्छा है। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर क्या होता है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल कि क्या आपको लगता है ये फोन मैटर है? हाँ जी है। ठीक है, क्या आपको लगता है हमारे आसपास वाली हवा मैटर है? हाँ जी है। मैटर क्या है? मैटर बच्चों आपका सिंपल सा ऐसी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और उसका खुद का कुछ मास है। जैसे कि मैं मैटर हूं, यस मैं मैटर हूं, मैं मैम भी हूं, मैं मैटर भी हूं। ठीक है, सो द थिंग इज कि आपका मैटर क्या है। मैटर इज बेसिकली समथिंग जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और उसका खुद का कुछ मास होता है। अब आप बोलोगे मैम एयर ने कहा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है? बेटा एयर के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रखी है, बट आप ये सारी एयर को कंप्रेस करके एक जगह पे रखो तो वो एक्चुअली जगह घेरेगी। सो द थिंग इज कि एयर ने भी आपकी ऑक्यूपाई कर रखी है स्पेस को। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं। बेसिकली आप लोग 3 ही पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो बाकी 2 स्टेट्स हैं दैट इज काफी कम पूछी जाती है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक तो प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 2 स्टेट्स हैं जो अलग से हैं, जिसके बारे में इतनी बात नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन की, सॉलिड, लिक्विड, गैस बचपन से पढ़ रहे हैं, आता है, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है ये रिजिड है, नॉट रिजिड है, और गैस भी आपकी नॉट रिजिड है। जैसे फोन आपका सॉलिड है, रिजिड है, भाई इसको मैं ऐसे करके पूरा हिला नहीं सकती हूँ। ठीक है, लिक्विड पानी जो है, पानी आपका नॉट रिजिड है। जैसे यहाँ पे एक बॉटल पड़ी हुई है ये, सो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पानी अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, वो मूव कर रहा है, दैट इज योर नॉट रिजिड। नेक्स्ट है आपका गैस। अब गैस भी एयर जैसे है, तो वो भी क्या है, नॉट रिजिड, वो हवाओं की तरह ऐसे बह बह के जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों शेप। तो सॉलिड की शेप कैसी होती है? सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स्ड होती है। लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती है, क्योंकि अगर आप इसमें पानी की बोतल देखोगे तो यहाँ पे जो पानी की बोतल पड़ी हुई है, इसकी पानी की बोतल में पानी की शेप फिक्स्ड नहीं है। फिर बात आती है आपके गैस की। गैस की भी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। आप गैस को जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम। बच्चों अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, आपके सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम है। वॉल्यूम बेसिकली जितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो ये फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, आपके लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम है। अगर मैं एक बॉटल के अंदर जितना पानी रख रही हूँ, हवा से वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, एकदम से वो कम नहीं हो जाएगा, जितना पानी है उतना ही रहेगा। ठीक है, गैस की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। गैस को आप छोटे कंटेनर में डालोगे उतना स्पेस ले लेगी, बड़े में डालोगे उतना ले लेगी। गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट है डेंसिटी। आपको पता है सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है मोस्टली। जैसे कि आपका फोन है, देखो, ठीक है, इसका कुछ है, भारीपन है। आपका लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट होती है और गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉलिड के मॉलिक्यूल। सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, और इनके बीच में इतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, गैप नहीं होता बीच में, तभी ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ये ज्यादा फ्लिम्जी नहीं होते, हिलते जुलते नहीं है। आपके लिक्विड की क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, उनके इंटरसेलुलर स्पेस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। फॉर केसेस ऑफ गैसेस, गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सो इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट सॉलिड्स। सॉलिड्स स्लाइटली कंप्रेसिबल है और निग्लेजिबली कंप्रेसिबल। अब जैसे ये है मेरा फोन, मैं इसको जितना भी दबा लूं, क्या मैं इसको पतला कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, लिक्विड जो है काफी कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, मतलब आप थोड़ा बहुत दबा दबू के उसको कम कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, चपटा कर सकते हो, पतला कर सकते हो। नेक्स्ट है गैस। गैस के मॉलिक्यूल को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। आपके घर में जो सिलेंडर्स आते हैं उनके अंदर जो गैस होती है, उसमें भी अगर आप देखोगे, या फिर और भी जो चीजें होती हैं जहाँ पे गैस होती है, छोटे से आपके स्ट्रक्चर्स में इतनी सारी गैस भरी होती है। सो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, तो बीच में स्पेस है, सो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, जिसकी वजह से आपको उनको क्या करना पड़ता है, आप उनको कंप्रेस करके छोटे से डिब्बों में भी बंद कर सकते हो। ठीक है, सो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन, किसी को जानना हो तो जान सकता है। अब ये एक टेबल है, ठीक है, ये आपका एक चार्ट है, ये आप बचपन में पढ़ते हो 9th 10th क्लास में। अभी मैं आपको इसको वापस पढ़ाती हूँ।
देखो अब ध्यान से देखेंगे, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बच्चों सिंपल सी चीज है, सॉलिड से लिक्विड मतलब पानी को पिघलाना, दैट इज योर मेल्टिंग। अब मेल्टिंग में जो हीट है वो देने पड़ेगी ना, आपको हीट क्या करने पड़ेगी, वो देने पड़ेगी। अब लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, लिक्विड जैसे अगर आपने पानी उबालने रखा और वो उबल गया तो उसके वेपर्स बन जाएंगे, दैट इज योर इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन बॉइलिंग, बेसिकली हम उसको अभी बॉइल कर रहे हैं, बेसिकली बन क्या रहा है, लिक्विड से गैस। ठीक है, इवेपोरेशन तो खुद से होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन, इसमें भी आपको हीट देने पड़ी, सो ये भी क्या है, आपको जिस प्रोसेस में हीट देने पड़ रही है। उसके बाद गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड इज, इसको भी हम पढ़ते हैं, पहले अपने सॉलिड से लिक्विड पढ़ लिया, अब लिक्विड से एक बार सॉलिड भी पढ़ लेते हैं। जैसे पानी है, दैट इज लिक्विड, उसको अगर मैं फ्रीज कर दूंगी तो वो क्या बन गया है, सॉलिड। ठीक है, तो फ्रीजिंग इज योर लिक्विड से सॉलिड। नेक्स्ट है लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस हमने इवेपोरेशन कर लिया। गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड इज योर कंडेंसेशन। इसको मैं आपको बताती हूँ, जैसे दूध उबाल दो, दूध के ऊपर ना आप एक प्लेट रख दो, तो होता क्या है, जो भाप बन रही है ना, भाप जब उसको थोड़ा ऊपर जाती है, ठंडा टेम्परेचर मिलता है, तो वो क्या बन जाती है, वापस वेपर्स, या सॉरी वापस वो पानी के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है। सो दैट इज योर कंडेंसेशन। सो आपने पानी को क्या किया है, पानी को आपने कंडेंस कर दिया। अब सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस हम पढ़ते हैं सब्लिमेशन, आपने अमोनियम क्लोराइड पढ़ा होगा, कैम्फर पढ़ा होगा, जो सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये गैसेस से अगर वापस सॉलिड बनेंगे, सो इसमें अमोनियम क्लोराइड वाला जब हम एग्जांपल लेते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड पहले क्या बनता है, कैम्फर भी ले सकते हो, पहले क्या बनता है, गैस। गैस जब वो बना, दैट इज सब्लिमेशन। गैस को जब आप ठंडा टेम्परेचर दोगे, वो वापस बन जाएगा सॉलिड और डिपॉजिट हो जाएगा। सो उसको हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन। जो डिपॉजिट हो गया, डेपोजिशन। ठीक है, तो ये पूरा टेबल था। अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे, यहाँ पे आपका सब्लाइम सब्सटेंस है, इसकी भाप बनी, दैट इज योर सब्लिमेशन। भाप जो बनी, ऊपर टेम्परेचर ठंडा मिला, वो सॉलिड में वापस कन्वर्ट हो गया, दैट इज योर डेपोजिशन। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, मिक्सचर्स की बात करते हैं। मिक्सचर्स में बच्चों सिंपल सी चीज है, और मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। तो मतलब मिक्सचर्स में सिंपल सी चीज है, आज इमेजिन करेंगे, आप एक कंटेनर लो, उसके अंदर आपने सैंड डाली, पानी डाला, आपने उसके अंदर अपनी चीनी भी डाल दिया, आपने उसके अंदर अपना ऑयल भी डाल दिया, आपने उन सबको मिक्स कर दिया। सो द थिंग इज कि यहाँ पे क्या आपने एक प्रॉपर रेशियो रखा, नहीं रखा। क्या आपने उसको केमिकली कंबाइन किया, नहीं किया, आपने बस उसको फिजिकली मिक्स किया। तो दैट इज बेसिकली नो फिक्स्ड रेशियो एंड नॉट केमिकली कंबाइंड। ठीक है, अब मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, तो इसको भी देखते हैं। अब आपका जो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है बच्चों, उसकी बात करेंगे। सो ये आपके लिए एक टेबल है, फ्लो चार्ट, तो आप इसको रेफर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। होमोजेनस एंड हेट्रो का मतलब समझते हैं। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अच्छा, पहले इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। होमोजेनस में हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पानी के अंदर चीनी। तो जब आप पानी के अंदर चीनी को मिक्स करते हो, तो वो क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्या आपको मिक्स होने के बाद पानी अलग दिख रहा है, चीनी अलग दिख रही है? खुद से पूछो, नहीं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, जब पानी और चीनी आपको अलग अलग नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि सिंपल सी चीज, दैट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। मतलब आपने पानी चीनी को केमिकली कंबाइन नहीं किया, फिजिकली मिक्स किया। ये चीज याद रखना, मिक्सचर्स को फिजिकली मिक्स करते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं। तो आपने केमिकली कंबाइन इसमें भी नहीं किया है, बट आपकी उसकी कोई अलग से डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं दिख रही है। सो ये क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में बेसिकली अगर आप पानी के अंदर सैंड को मिक्स करोगे, तो आपको सैंड और पानी अलग अलग दिखेगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, सो यहाँ पे बात आ जाती है, होमोजेनस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो इनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक अलग अलग से बाउंड्रीज नहीं दिखती हैं। इसमें आपका कॉम्पोजिशन वेरी करता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ऊपर हो सकता है सैंड बिल्कुल ना हो, नीचे हो सकता है पूरी बैठ गई हो। ठीक है, वो वाली चीज। नेक्स्ट है, कॉम्पोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। जब आपने मिक्स कर दिया, अल्टीमेटली शुगर के मॉलिक्यूल्स या पानी के मॉलिक्यूल्स आपको नहीं दिखते हैं। दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम योर नेकेड आइज। नेकेड आइज इज दिस, जो आपकी आंखें हैं जो देख रही हैं। कंपोनेंट्स कैन बी सीन इजीली। अगर मैं सैंड को देखूंगी, सैंड तो मुझे बहुत इजीली दिख रही है, तो वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट है, द होल मिक्सचर इज इन द सेम फेज। तो उनका फेज क्या है, सेम है, मतलब सारे ही अब क्या है, लिक्विड फेज में। इसमें ये डिफरेंट फेजेस में हो सकते हैं और डिफरेंट लेयर्स बना सकते हैं। जैसे सैंड का जो था, दैट इज सॉलिड, तो उसकी अपनी अलग लेयर बन गई, पानी की अपनी अलग लेयर बन गई। समझ रहे हो इस चीज को? नेक्स्ट है, पार्टिकल साइज इज ऑलमोस्ट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, तभी आपको अपनी आंखों से नहीं दिखता है। उसका साइज बड़ा होता है पार्टिकल्स का, इसलिए आपको अपनी आंखों से दिख जाता है। नेक्स्ट है, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। सो कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी और पानी अब मिल चुके हैं अच्छे से। यहाँ पे कंपोनेंट्स इजीली सेपरेट हो सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। ठीक है, क्लियर। चलो
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज बेसिकली ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं और उनकी अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे कि आपका एग्जांपल है डिस्टिल वाटर। बच्चों कभी भी यहाँ पे आप एग्जांपल सिर्फ वाटर नहीं लिख के आएंगे, आप हमेशा डिस्टिल वाटर ही लिख के आएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर बाकी मिनरल्स एंड ऑल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ H2O प्रेजेंट है, H एंड O। बाकियों में आपका और मिनरल्स और चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस में भी सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के केस में भी सिर्फ Na और Cl प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर योर प्योर सब्सटेंसेस। इसके दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसको समझते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, तीनों का मतलब समझाती हूँ। जैसे सिर्फ अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या है आपका एलिमेंट। अगर एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये क्या बन गया आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये क्या बन गया H2O, तो ये क्या है कंपाउंड। एलिमेंट इज जो सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल इज जब उसी के साथ वो प्रेजेंट है तो दैट इज मॉलिक्यूल। कंपाउंड इज एक से ज्यादा तरीके के जब एलिमेंट्स या एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, दैट इज योर कंपाउंड। तो ये तीनों का मतलब क्लियर होना चाहिए जब आप वर्ड्स को यूज करते हो केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, ध्यान से यूज करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने बता दिया, प्योर सब्सटेंस ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं बाय, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और डिफरेंट मॉलिक्यूल एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। मिक्सचर्स के केस में फिक्स्ड रेशियो नहीं था, केमिकली कंबाइंड नहीं थे। कंपाउंड्स के केस में फिक्स्ड रेशियो एंड केमिकली कंबाइंड है। तो ये चीजें डिफरेंस अगर पता होंगे खुद से लिख पाओगे, ठीक है। तो द आंसर इज जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सो ये सब आपके क्या है कंपाउंड्स है, ठीक है। क्लियर, डन। सो अगर समझ में आ रही है चीजें तो आप लाइक कर दो और कमेंट करके जाना। चलो सो आगे चलते हैं। आगे आपके लिए बस एक फ्लो चार्ट है ताकि आपको क्लियर रहे कि मैटर के दो टाइप्स है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर आपके होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर है, और आपके प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपके लिए टेबल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर विजिबल फ्रॉम आवर आइज, ठीक है, जो हम देख के बता सकते हैं। जैसे कि अब आप अगर मेरे बारे में बताओगे, जैसे मैं खुद के बारे में बताऊं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है फेयरिश स्किन है, ठीक है, स्पेक्स पहना है और सॉलिड है, ठीक है। और क्या बता सकती हूँ कि इयररिंग्स है या फिर बाल जो है वो ब्राउन ब्लैक कलर के हैं। जो चीजें मैं देख के बता सकती हूँ दैट इज योर आपका क्या, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है जो चीजें हम एक्चुअली देख के नहीं बताते हैं और उसको जब हम टेस्ट करते हैं तब पता लगता है, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें तब पता लगेगा जब आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और नया सब्सटेंस बन रहा होगा, ठीक है। सो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब। आप लोग मुझे कमेंट करके जाओगे बर्निंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। ये सिंपल से बताना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे आपके कुछ MCQs है। अभी तक के जो पार्ट है ना बच्चों, उसमें से आप डिफरेंस याद रखना एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड ऑल का, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस एंड ऑल कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक टेबल है जो NCERT में गिवन है। इस टेबल में कुछ नहीं है, इस टेबल में सिर्फ आपकी यूनिट्स मेंशन्ड है। जो यूनिट्स आप जब विद चैप्टर पढ़ते हो सो आपको याद हो जाते हो। सिंबल एंड यूनिटी प्रेजेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं कन्वर्जन्स एंड बेसिक आपकी क्या कहते हैं डेफिनेशंस पे। सबसे पहला है मास। तो किसी भी चीज में जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है दैट इज योर मास। मोस्टली केमिस्ट्री में जो मास एंड वेट टर्म यूज करते हैं वो हम ऐसे यूज कर लेते हैं, मतलब दोनों का मतलब सेम समझते हैं। ऑल्दो आप फिजिक्स में पढ़ी होगी तो फिजिक्स में इन दोनों का मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी उस पर कितनी फोर्स लगा रही है, mg, ठीक है। तो वो वाली चीज जो है वो वेट होती है। केमिस्ट्री में दोनों का मतलब हम सेम ही तरीके से यूज कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, बट समहाउ हम यूज करते हैं, तो आप वो चीज समझ के रखना अपने दिमाग में, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये सब हमें पता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, ठीक है। नॉर्मली हम लीटर यूज करते हैं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो ये इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन थोड़ा आना चाहिए। ये यूनिट कन्वर्जन आगे वाले चैप्टर्स में यूज होता है, ठीक है, ओके।
चलो, अब नेक्स्ट है बच्चों, इसमें आपका टेम्परेचर की कन्वर्जन्स। टेम्परेचर कन्वर्जन्स में केल्विन वाला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केल्विन आपको मोस्टली टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा होता है, बट आपको केल्विन में रखना है, बिकॉज केल्विन इज योर एसआई यूनिट। ठीक है, सो केल्विन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वो वाली चीज, तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन, सो केल्विन में कन्वर्ट तो बहुत जरूरी है। जैसे आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, सो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस आप क्या कर लोगे 273.15। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली केल्विन में कन्वर्जन है। फ़ारेनहाइट में करने के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में करने के लिए आप क्या करोगे 9/5। लेट सपोज आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सो आपका क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है प्लस 32, सो 5 ये कैंसिल, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 32 दैट विल बी 5 6 7 4 5 6 7 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो आप ऐसे जो है अपने कन्वर्जन्स कर सकते हो, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपका एक स्केल है जिसपे आपको पता लगता है कि रूम टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ऑयल का बॉइलिंग टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आपकी कितने टेम्परेचर पे होती हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, सो ये चीज़ आप मुझे करके जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके जाएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो, एंड आई विल सील द कमेंट्स एंड नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगी। वेरी गुड बच्चों, चलो आगे आओ। अब ये जो कन्वर्जन है ये आप करके जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आंसर्स एक सर्टेन वे में देने होते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको ये आगे काम करेगा, इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, ध्यान से समझो। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता के जाऊंगी जिससे आपका लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आपका है 207,645। ठीक है, इसको आपको पॉइंट में लाना है, ध्यान से समझना। ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका राइट। ठीक है, अगर आप राइट में जा रहे हैं और अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं, सो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर आप राइट में जा रहे हो तो पावर आती है नेगेटिव, अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो पावर आती है पॉजिटिव, और बस जंप्स देखने हैं। जैसे कि इधर देखो, इधर मैं इस तरफ जाऊंगी ना, क्योंकि डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया 2.07645 इंटू 10 की पावर कितने जम्प्स करे 1 2 3 4 5, 5 जम्प्स करे, सो 10 की पावर आपकी 5। ठीक है, अगर ये मैं राइट में करती जंप तो पावर कितनी आती -5, लेफ्ट में करी तो 5। तो इससे आपका कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव में गलतियां नहीं होंगी। जितनी जंप्स करी हैं, अगर लेफ्ट में करी है तो पॉजिटिव आएंगी पावर, राइट में करी है तो नेगेटिव आएंगी पावर। ठीक है, क्लियर, डन। सो ये बहुत ईजी है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आपके आता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, ध्यान से समझो। इसमें ना 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज है मल्टीप्लीकेशन। जिस भी बच्चे को मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये 2.3 इंटू 7.1 है। ठीक है, डेसिमल में बच्चों को मल्टीप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अभी के लिए मैं आपको इसको समझाती हूँ। आप क्या करो, पहले 23 इंटू 71 कर लो, तो 3 1 3, ये 2, 7 3 21, 7 7 14, 3 6। हाँ, तो इसको वापस करते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, सो इधर 1 आया, इधर 2 आया, 7 7 7 2 14, और ये आपका 16, तो ये आ गया 3, ये आ गया 3 6 1 1633। अब 1633 जो है यहाँ पे लिख लो। अब इसके बाद बच्चों एस्टिमेटेड आंसर्स है। अब इसके बाद क्या करना है, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उससे पहले डेसिमल लगा दो, तो 2 थे 2 के पहले लगा दिया, ये हो गई मल्टीप्लीकेशन। सेम डिवीजन में करना है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है ना। तो ऐसे ही बस आपको करके रखना है। डिवीजन में भी सेम चीज है, आपको डिवीजन के लिए भी क्या करना है, जैसे 563 है, 563 को आपको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, 563 है जिसको आपको डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पे 56.3 डिवाइडेड बाय 7। अब करोगे क्या, पहले 563 को डिवाइड बाय 7 कर लो, लास्ट में फिर डेसिमल प्लेसेस लगा देंगे। ठीक है, 7 7 8 7 7 7 14, 7 21, 7 35, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 8 कितना आएगा बच्चों
7 8 जा बच्चों आपका आता है 56, तो आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम इज कि 3 को डालने के बाद भी आपका कुछ भी यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो 80 पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा, सो 7 7 7 14 7 4 28, तो यहाँ पे आ गया आपका 80.4। ठीक है, 80.4 आ गया। अब 80.4 आंसर नहीं है, ध्यान से सुनो, हमने 563 लिया था, इसमें एक और डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.04। तो अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बस यही है। ठीक है, इसके बाद बस यही मल्टीप्लिकेशंस हैं जो आपको करनी है। अब यहाँ पे आ जाता है एक और, डेसिमल में आप प्लस कैसे करेंगे, तो जैसे 2.9 है, 50.78 है, बस यहाँ पे 8 आ गया, 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो 53.68। सो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे इसमें ये बच्चे बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 माइनस आपका कितना आएगा 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 रेज़ टू द पावर -3। प्रॉब्लम पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को अगर पावर सेम ना हो वो माइनस करके आ जाते हैं, विच इज़ द रॉन्ग वे। आपको अगर माइनस पावर सेम नहीं है, आपको माइनस या प्लस नहीं करना है, करना क्या है, पहले पावर को सेम करना है। इधर -3 है, या तो इधर भी -3 ले आओ या उधर -2 ले आओ। तो ध्यान से देखो करना क्या है, इधर -2 था ना, इसको या तो आप -3 कर लो, ठीक है, या तो आप फिर दोनों को सेम करो। इसको -3 करने के लिए आपको जंप कहाँ करने पड़ेंगी, अपने राइट में। तो यहाँ पे एक राइट में जंप करोगे, तो ये हो जाएगा 23.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 माइनस 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 10 रेज़ टू द पावर -3 कॉमन, 23.0 माइनस 1.1, तो इधर कितना आ जाएगा, ये 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, तो 21.9, तो 21.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, क्लियर। सो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप उसको ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है, जीरो ना आपको ऐसे इमेजिन करके चलना है कि जीरो आपका बहुत वीक है। अब जीरो अगर बहुत वीक है तो जीरो को चाहिए प्रोटेक्शन, तो जीरो अगर कभी भी स्टार्टिंग में होगा तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो वो हार जाएगा, तो जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, बट जीरो अगर प्रोटेक्टेड होगा तो हम जीरो को क्या कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेंगे। अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो आपको रूल्स याद करने में आसानी होगी। ध्यान से समझो, यहाँ पे पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि हमें पता भी है, जैसे 2 3 4 5, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि 295, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों आपकी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसे कि आपका जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि 4.0067। बच्चों यहाँ पे जीरो को प्रोटेक्शन मिल रही है 4 और 6 7 की, सो इससे क्या होगा अल्टीमेटली, इसकी वजह से आपका अल्टीमेटली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे काउंट हो जाएंगे। सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर आप लिख रहे हो 0.067, तो ये दोनों जीरोस आप काउंट नहीं करोगे बिकॉज ये आपके स्टार्टिंग में है, इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, आपके ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ देयर इज अ डेसिमल प्लेस, जैसे कि अगर आप 200 लेते हो, सो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, सिर्फ 1, दैट इज 2। बट अगर बच्चों आप यहाँ पे 200.0 ले लेते हो, सो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4। सो अल्टीमेटली अगर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स जीरोस जो हैं उसके बीच में डेसिमल प्लेस आ जाता है तो उन जीरोस को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हो, वरना आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हो। तो ये आपका बहुत बेसिक सा रूल है। नेक्स्ट है इन सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशंस ऑल डिजिट रिटर्न आर सिग्निफिकेंट। तो आपको जैसे अगर यहाँ पे 4.01 इंटू 10 रेज़ पावर 2 है, तो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। पावर वालों को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है। तो ये आपके बेसिक रूल्स है जो आपको याद रखना है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझाती हूँ बहुत अच्छे से। ये 2 वर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो आपको पता नहीं होते हैं। इसका एक इमेजिन लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ।
प्रिसीजन इज बेसिकली, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैं हूँ एक साइंटिस्ट, ठीक है, मैं लैब में गई, मैंने एक टेस्ट किया जिसमें मेरी वैल्यू जो है टाइट्रेशन की, लेट सपोज मेरी वैल्यू आ रही है आपकी 2.01, ठीक है। अब मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपकी हो गई, यहाँ पे मैंने वंशिका और शिफा का एग्जांपल लिया है, ये बैच के बच्चे हैं, ठीक है। तो वंशिका और शिफा का एग्जांपल लेके चलते हैं। वंशिका ने भी कहा कि मैम मैं भी टेस्ट करूंगी, शिफा ने कहा मैं भी टेस्ट करूंगी। सो वंशिका ने जब टेस्ट किया बच्चों तो उसने 3 वैल्यूज निकाली, शिफा ने जब टेस्ट किया उसने भी 3 वैल्यूज निकाली। तो इसमें से वैल्यू किसकी एक्यूरेट है और किसकी प्रिसाइज है उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो दोनों ने 3-3 वैल्यू निकाली। प्रिसाइज वैल्यू होती है बच्चों जिनके आपस में वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दैट इज योर प्रिसाइज वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दैट इज योर प्रिसाइज वैल्यू। जिन वैल्यूज के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दैट इज योर प्रिसाइज वैल्यू। मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होती है बच्चों? जिसका अल्टीमेट फाइनल आंसर से जो ट्रू वैल्यू है उससे आंसर जो है पास आता है। इन तीनों वैल्यूज में किसी का भी आंसर 2.01 के पास नहीं था, बट इनका आंसर आपस में पास था, तो ये वैल्यूज क्या है, काफी प्रिसाइज है, बीच में ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। वहां वाले केस में 2.00 वाली जो वैल्यू है वो हेड के बहुत पास है, जिसकी वजह से वो वाली वैल्यू जो है ज्यादा एक्यूरेट है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज एंड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये राउंडिंग ऑफ के लिए बहुत काम आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। देखो जैसे आपका 1.386 है, ठीक है, आपको इसको 1.2 डेसिमल प्लेसेस तक लाना है। तो आप लास्ट वाला जब डेसिमल प्लेस हटाते हैं आप उसको देखेंगे कि वो 5 से ज्यादा है या 5 से छोटा है। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है। अगर बच्चे 6 आपका 5 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6 का कहीं ना कहीं आप 6 को जब हटाएंगे तो आप 8 में एक प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1.39। तो अगर डिजिट 5 से बड़ा है तो एक प्लस कर दो, अगर डिजिट 5 से छोटा है तो आप कुछ नहीं करोगे, बस उसको वैसे लिख दोगे, प्लस नहीं करोगे, फिर आंसर आता 1.38, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लेके चलती 1.384, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, सो आंसर कितना आता है आपका 1.38, राउंड ऑफ करके, ठीक है, 1.38 अगर डेसिमल प्लेस 2 तक लाना होता तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है 1 पॉइंट, ये वाला मैंने आपको समझा दिया। इफ द राइट मोड डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर देख लूँ बच्चों, यहाँ पे आपका 6.35 है या 4.35 है और यहाँ पे 2.25 है बच्चों, 5 है। अब 5 को रिमूव करूंगी तो क्या होगा? देखो 5 से पहले अगर आपका इवन ऑड नंबर है तो +1 कर दो, इवन नंबर है तो उतना ही रहने दो। जैसे यहाँ पे अगर आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 4.4, यहाँ पे आंसर करोगे तो 2.2, क्योंकि प्लस नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना, अगर ऑड नंबर है तो +1 कर दो, इवन नंबर है तो प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे एक और चीज है कि आपका आंसर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में देना होता है। जैसे ऊपर आपकी 3 डेसिमल प्लेसेस है, नीचे आपकी ऊपर आपकी एक ही डेसिमल प्लेस है, वो 0 आपने लगाया कैलकुलेशन के लिए। सो आपका जो अल्टीमेटली आंसर आया है 87.415, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लेना है। पहले आउटर मोस्ट वाला डिजिट हटाओगे, ऑड नंबर था, ठीक है, सो आपने क्या किया 87.42 कर लिया, ऑड नंबर था ना तो +1 कर लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इसके बाद बच्चों 87, जब इसका आप 2 हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 87.4, क्योंकि 2 5 से छोटा है। तो ऐसे ही करके आपको अल्टीमेटली मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में आंसर को टिक करना होता है। सो इसी के साथ ठीक है, तो ये चीज़ आप अपना याद रखना। डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें बेसिकली ये है कि आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हो। सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जैसे आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने पीछे बताया कि आप 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो ऐसे ही अगर आपके 2 लीटर है उसको कन्वर्ट करना है आपको ml में, सो 2 लीटर इन 2000 तो कितना आ जाएगा 2000 ml, ठीक है, क्लियर। सो ये था आपका यहाँ तक जो आपका बेसिक सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का है। आई रियली होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एडवांस वर्जन करेंगे। आई रियली होप बच्चों ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको इससे एक्चुअली हेल्प मिलेगी। आप देखना, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसी वीडियोस और आएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।